अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में जो इकॉनमी है वो इस वक्त एक बड़े मुश्किल और अजीब मोड़ पर खड़ी है। डॉलर को अगर हम देखें तो वो पिछले 2-3 सालों से जो तकरीबन तारीख की बुलंद तरीन सतह है उस पर खड़ा है और महंगा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। टैक्सेस आए रोज़ नए नए टैक्सेस लगते जा रहे हैं और तकरीबन इंडस्ट्रीज़ जो इस वक्त हैं वो बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं। रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है उसको अगर हम देखें तो उसमें पिछले 2-3 सालों में काफ़ी बूम आया, बट पिछले 1 साल 1.5 साल से उसके अंदर हम काफ़ी डेड सूरत हाल देख रहे हैं। बायर्स नहीं है मार्केट में और मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है रियल एस्टेट की। उसके साथ साथ अगर हम क्रिप्टो को देखें तो क्रिप्टो की जो मार्केट है उसमें पिछले 6-7 महीनों में एक डाउनफॉल आया और उसके बाद फिर मार्केट ने बहुत बूम किया और अब दोबारा डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है क्रिप्टो का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि 2025 या 2026 में कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतरीन होगी। हमारे यहाँ तकरीबन 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक इन्वेस्टर वो है जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टर है और दूसरा इन्वेस्टर वो है जो ट्रेडिंग करता है, वो क्रिप्टो, फॉरेक्स या अदर जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर वो ट्रेडिंग करते हैं। और एक इन्वेस्टर वो है जो इस वक्त साइलेंट है और कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मुझे ग्रोथ और अच्छा आरओआई मिल सके। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम इन दोनों मार्केट का डीप एनालिसिस करेंगे। डिटेल में हम आपके सामने चीज़ें रखेंगे, इनके रिस्क, फ़ायदे और जो ग्रोथ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आरओआई की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर हम बात करेंगे ताकि आप प्रोफेशनल लेवल पर इस चीज़ को समझ सकें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है और पैसा कहाँ लगाना है। आज की वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम दोनों मार्केट्स का ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद हम रियल एस्टेट को डिस्कस करेंगे, फिर हम क्रिप्टो को साथ साथ डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक आरओआई का कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का, और सबसे लास्ट में रिस्क एनालिसिस भी करेंगे। तो जितने भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आज की इस वीडियो को देख रहे हैं वो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ भी मिस ना हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखें तो पाकिस्तान के जो तकरीबन बड़े शहर हैं उसमें जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए या जो सोसाइटीज़ हैं वो लॉन्च हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। बट ये है कि पिछले साल 1.5 साल से कुछ चीज़ें उसमें से माइनस में चली गई और कुछ जो है वो अभी डेड मोड पर खड़ी हैं और स्लो हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ सीडीए और आरडीए ने जो इलीगल सोसाइटीज़ या जो फ्रॉड प्रोजेक्ट्स थे उनके खिलाफ काफ़ी अच्छा क्रैकडाउन किया और उनको एक्सपोज किया। अच्छा, इसमें मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये स्टेप्स उनको उस वक्त लेने चाहिए थे जब वो चीज़ें लॉन्च कर रहे थे। काफ़ी लोगों को इसमें नुकसान भी हुआ और काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ से मुतासिर हुए। लेकिन ये कि इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जो एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो उभर कर सामने आए और लोगों के माइंड में इस चीज़ की क्लैरिटी पैदा हो गई कि हमने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और जो एनओसी के क्लियर्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, फिर रियल एस्टेट में जो रेंटल इनकम है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है और तकरीबन 10 से 15% का जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो रियल एस्टेट में पिछले साल 1.5 साल 2 साल के अंदर आया वो एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हुकूमत की तरफ से। फिर जो सोसाइटीज़ को बैन किया गया, उनके काफ़ी लोगों के एनओसी भी जो क्लियर थे उनको डीलिस्ट किया गया, उनके एनओसीज को कैंसिल किया गया। उसकी वजह से जो ट्रस्ट इशूज़ हैं लोगों के वो डेवलप हुए और फाइल्स का फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये चीज़ें हैं जिसको रियल एस्टेट की मार्केट ने फेस किया है पिछले 2-3 सालों में। तो क्रिप्टो की मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें जो लास्ट हाल्विंग हुई थी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली और जो बुलिश ट्रेंड है वो सामने आया और काफ़ी कॉइन्स ने उसमें ग्रोथ भी की। बट ये है कि कुछ कॉइन्स जो थे वो एक ही जगह पर फ्रीज रहे। और जो क्रिप्टो की बड़ी कंपनीज हैं जैसे फिडेलिटी है या ब्लैक रॉक है, उन्होंने जो ईटीएफ्स लॉन्च किए उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी इसमें देखने को मिली और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। अच्छा, ऑल्ट कॉइन्स ने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई है। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो स्लो रहे, बट ये कि तकरीबन जो ऑल्ट कॉइन्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बूम किया। लेकिन ये कि ऑल्ट कॉइन्स में हमेशा रिस्क जो है वो हाई रहता है। और उसके बाद जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हमारे पाकिस्तान में अभी शायद कुछ रिफॉर्म्स हो रही हैं जो क्रिप्टो को लेकर, ब्लॉकचेन को लेकर। बट ये कि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ में कि ये चीज़ कहाँ जाकर स्टॉप करेगी या इसमें क्या डिसीजन जो है वो सामने आएगा। इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा हाई रिस्क पाकिस्तान में रहते हुए इस चीज़ में हम फील कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ जिसमें हम रियल एस्टेट और क्रिप्टो के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। तो जो रियल एस्टेट है उसमें ये सबसे जो मेन चीज़ है वो रियल एस्टेट को सेफ बनाती है वो ये है कि एक फिजिकल एसेट आपके सामने मौजूद होता है। आप एक इवन फाइल भी लेते हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है जो आपका एक फिजिकल एसेट बन जाता है। तो रियल एस्टेट में ये आपको एक फ़ायदा होता है। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है रियल एस्टेट में, क्योंकि जो रियल एस्टेट की मार्केट है इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कभी ज़ीरो नहीं होती। रियल एस्टेट की सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल ज़ीरो नहीं आती। एक टाइम पे आके फ्रीज़ हो जाती है जैसे आजकल फ्रीज़ है, बट ये है कि जब ये राइज़ करेगी तो इसमें अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे इसमें जो चीज़ आती है वो जो रेंटल इनकम इसकी आती है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। और जो रियल एस्टेट में आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप कोई घर लेते हैं या कोई अपार्टमेंट लेते हैं तो आप उससे रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं।
फिर इसमें आपके पास इंस्टॉलमेंट्स प्लान आ जाते हैं, लेवरेज आपको मिल जाता है इस चीज़ का कि आप किस्तों पर भी कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं, आप कम पैसों में डाउन पेमेंट देकर कोई अच्छी चीज़ ख़रीद सकते हैं। कोई आपने अपार्टमेंट ख़रीदना है तो आप डाउन पेमेंट देते हैं तो और आप इंस्टॉलमेंट पर जाते हैं तो आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। अच्छा, फिर रिस्क इसमें इसलिए भी ज़ीरो रहता है क्योंकि हमारे यहाँ एक जो कल्चर है कि हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसने अपना घर बनाना होता है, तो इसकी डिमांड में आपके पास जो बायर है वो हमेशा मौजूद रहता है, जो आपसे जब आप इससे एग्ज़िट करना चाह रहे हो तो आपके पास बायर की कमी नहीं होती। शर्त ये है कि आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो एक ऐसे प्रोजेक्ट में की हो जिसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, जिसका उसका जो डेवलपर है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। इन चीज़ों को अगर आपने देखा हो तो फिर ये कि आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज़ीरो रहता है, कम रहता है और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये कि हम अगर इसके कॉन्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर ये है कि आप रियल एस्टेट की मार्केट में कम पैसों के साथ कोई अच्छी चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते। मतलब ये कि आपको एटलीस्ट 15 से 20 लाख रुपए इसके लिए निकालने पड़ते हैं जो आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अदरवाइज़ फिर ये कि अगर आप कम पैसों में कहीं जाएंगे तो आपको कम ग्रोथ देखने को मिलेगी, लोकेशन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको किसी अच्छे प्रोजेक्ट में एंट्री आप नहीं ले सकेंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये है कि बायर मौजूद तो रहता है, बट ये है कि लिक्विडिटी लो रहती है, इसलिए आपको जब कोई चीज़ आपने सेल करनी है, आपने एग्जिट करना है इससे, तो आपको उस वक्त फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है और थोड़ा सा आपको उसमें टाइम लग सकता है। और फिर सबसे बड़ा मसला रियल एस्टेट में हमारे यहाँ ये आया क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद नहीं थी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए वो पिंडी इस्लामाबाद के लोग थे, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रॉड सोसाइटीज़ और जो फ्रॉड प्रोजेक्ट्स थे वो बेशुमार आए, और उसमें लोगों का काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो डूब गया, लोगों को नुकसान हुए। तो ये भी एक मसला हमारे यहाँ रियल एस्टेट में रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी रियल एस्टेट के लिए मौजूद ही नहीं है जो इसको देख सके। अच्छा, फिर अगर क्रिप्टो से इस चीज़ को कंपेयर करें तो आरओआई काफ़ी स्लो रहता है। ग्रोथ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है, बट ये है कि शॉर्ट टर्म में आपको इसमें कम आरओआई देखने को मिलता है। अच्छा, फिर ये है कि जो रियल एस्टेट है इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा हुकूमत की तरफ से लगा दिए गए हैं, एफबीआर ने बहुत ज़्यादा टैक्स इसमें लगा दिए हैं, और हैवी टैक्सेस की वजह से आपको रियल एस्टेट खरीदते वक्त या प्रॉपर्टी खरीदते वक्त इसमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जी व्यूअर्स, तो अब चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, जिसमें हम क्रिप्टो के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो हाई आरओआई पोटेंशियल है। मतलब ये कि आप इसमें पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि आप 100% से 1000% भी जा सकते हैं, और उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि आपने कोई एक कॉइन ख़रीदा होता है और वो बड़े लिमिटेड टाइम में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा देता है। तो ये एक इसका फ़ायदा है क्रिप्टो का रियल एस्टेट की निस्बत है कि इसमें आपके पास जो आरओआई का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा मौजूद रहता है। अच्छा, फिर आप इसको लो एंट्री बैरियर भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप इसको $1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $5 $4 से $10 से भी इवन आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो इसको अलग करती है रियल एस्टेट से, क्योंकि रियल एस्टेट में मैंने जैसे पहले कहा कि आपको एक हैवी अमाउंट चाहिए होता है एक अच्छा प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो इसमें आपके पास ये बैरियर मौजूद नहीं है, आप कम अमाउंट से भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो इसमें चीज़ आती है वो ये है कि ये क्योंकि एक ग्लोबल मार्केट है तो 24/7 आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं और एग्जिट भी ले सकते हैं। मतलब ये है कि आप विद इन अ सेकंड्स मार्केट से एग्जिट भी ले सकते हैं और एंट्री भी ले सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल भी सकते हैं। और ये फिर एक डिसेंट्रलाइज चीज़ है, तो इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, मतलब आप फ्रीली इसमें सारा कुछ कर सकते हैं। अब ये है कि कुछ चीज़ों को इसमें डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद भी, क्योंकि जो बिग फिशेज़ हैं उन्होंने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर भी लिया है, इसकी प्राइसेस को, अप डाउन ट्रेंड्स को भी उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। बट ये कि फिर भी एक डिसेंट्रलाइज चीज़ है, आप इसमें फ्रीली ट्रेड्स भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके कॉन्स की तरफ। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर जिस चीज़ को मैं रखूँगा वो हाई वोटेलिटी है। मतलब आपको इस चीज़ में नहीं पता कि आपने जिस कॉइन में इन्वेस्टमेंट की है वो कभी भी ऊपर जा सकता है और कभी भी नीचे आ सकता है। तो वोटेलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। आप एक रात में अपना एसेट छोड़कर सोएंगे और सुबह जब आप उठेंगे तो आपका जो वॉलेट है वो 50% 30% लेस हो चुका होगा। तो ये एक मसला इसमें रहता है। सेकंड नंबर पे ये है कि क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी का कंट्रोल नहीं है, तो स्कैम यहाँ पर भी मौजूद हैं। कितने ऐसे कॉइन्स मार्केट में आते हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर जाते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद वो कॉइन अचानक मार्केट से गायब हो जाता है। तो ये फ्रॉड का एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, फिर वही बात ये कि हमारे यहाँ रेगुलेशन के इश्यूज़ हैं, तो एक्सचेंजेस बंद भी हो जाती हैं। ग्लोबल ट्रेंड में भी अगर हम इस चीज़ को देखें तो वहाँ भी यही मसला आता है, क्योंकि क्रिप्टो में काफ़ी सारी एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो बंद हुए हैं, कितने कॉइन्स जो हैं वो डीलिस्ट हुए हैं। तो ये इश्यूज़ जो है रेगुलेशन के, उसमें मसाइल हो सकते हैं। जिस तरह अमेरिका में इशू आया बाइनेंस का, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल हुए। फिर कितनी और एक्सचेंजेस थी जो बंद हो गई। अच्छा, फिर सबसे मेन चीज़ जो इसमें मौजूद है वो ये कि आपके पास हाथ में कोई फिजिकल एसेट मौजूद नहीं है।
आपके पास जस्ट एक एक्सचेंज है जिसमें आपने एक अकाउंट बनाया है, और आपका जो एसेट है, जो पैसा है, वो उसी एक्सचेंज के अंदर आपका जो वॉलेट है उसमें पड़ा हुआ है। और आपके पास कोई ना उसका प्रूफ है, ना कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, ना कोई फिजिकल एसेट है जिसको आप हाथ में उठाकर ये बता सकते हैं कि यार मैंने इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो जस्ट एक एक्सचेंज में ही आपके पास सारा कुछ है। अच्छा, फिर जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि इसको लोग इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते और इसी की वजह से नुकसान उठाते हैं, वो ये चीज़ है क्योंकि ये एक फंडामेंटल मार्केट है, तो इसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके जो चार्ट्स हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो साइकिल्स इसके बनते हैं उनकी उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का आपको पता होना चाहिए, फिर आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार क्या है। ये सब चीज़ें जो हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने आते हो, आपको चार्ट्स रीड करने आते हो, आपको क्रिप्टो के साइकिल का पता हो, रिस्क मैनेजमेंट का पता हो, आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का पता हो आपको। फिर आपने इस चीज़ को भी अपने दिमाग में बिठा कर रखना है कि आपने पैनिक नहीं करना है इस मार्केट में, फोमो में आपने एंट्रीज नहीं लेनी है, सेल आउट नहीं करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना नहीं है मार्केट से बाहर। अच्छा जी, तो अब चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ, जिसमें हम आरओआई का कंपैरिजन करेंगे रियल एस्टेट और क्रिप्टो दोनों का। रियल एस्टेट का जो आरओआई है उसमें आपको एनुअल ग्रोथ एक एवरेज जो है वो 10 से 15% देखने को मिलती है। एक अच्छे प्रोजेक्ट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की भी हो तो आपको कहीं ज़्यादा फायदा भी हो सकता है, बट एक एवरेज को अगर हम देखें तो आपको 10 से 15%, 20% का एनुअल ग्रोथ इसमें देखने को मिल जाता है। और फिर अगर आपने इसमें ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसमें आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आपको 8 से 10% का जो एनुअल ग्रोथ है वो वहाँ भी देखने को मिलता है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को सम अप करें तो आपका एनुअल ग्रोथ जो है वो तकरीबन 20 से 25%, 30% के आसपास भी बन सकता है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे प्रोजेक्ट में है, उसकी लोकेशन अच्छी है और आपने तमाम जो टाइम लाइन्स हैं उनको देखते हुए इन्वेस्टमेंट की है, तो आपके पास 25 से 30% का एनुअल ग्रोथ जो है वो रियल एस्टेट की मार्केट आपको जनरेट करके दे सकती है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं क्रिप्टो के आरओआई एनालिसिस की तरफ। तो उसमें जो इसका एक साइकिल होता है, अब साइकिल इसका किस तरह जनरेट होता है और उसको किस तरह देखना होता है, उसको किस तरह समझना होता है, इसके ऊपर हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी वो ये वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि इसका जो एक साइकिल होता है उसमें 200 से 400% का ग्रोथ आपको मिल सकता है। अच्छा, फिर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उसमें जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके पीछे वाइट पेपर्स हैं या उनके पीछे जो कंपनीज हैं वो स्ट्रांग हैं, उसमें आपको जो कॉइन नए लॉन्च हो रहे हैं उसमें ये है कि आपको 2000 से 4000% का या इतना ग्रोथ आपको देखने को मिल जाता है। मीन्स ये कि उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो आपको इतना ग्रोथ जनरेट करके दे सकता है। अच्छा, इस सब के साथ साथ ये कि आरओआई तो इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बट ये कि ये डेंजर भी उतना ही है, क्योंकि अगर इसमें चांसेस 200%, 400% के अप ट्रेंड के हैं तो उतने ही चांसेस इसमें डाउन ट्रेंड के भी हो सकते हैं। मीन्स ये कि आरओआई आपको अगर इतने परसेंट इंक्रीज़ होकर मिल रहा है तो उसमें डिक्रीज़ होने के चांसेस भी उतने ही मौजूद रहते हैं, क्रैशेस हो जाते हैं कोई न्यू। अच्छा, क्रिप्टो की का ये बड़ा मसला है क्योंकि अब ये फंडामेंटल एनालिसिस से हटकर जो न्यूज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही है। कोई भी न्यूज़ मार्केट में आती है तो उसका इफेक्ट जो है वो क्रिप्टो के ऊपर पड़ जाता है, जो मैंने पहले कहा कि क्योंकि इसको अब जो बिग कंपनीज़ हैं या बिग फिशेज़ हैं वो कंट्रोल कर रही हैं, तो जैसे वो चाहते हैं तकरीबन तकरीबन उस चीज़ का इफेक्ट अब क्रिप्टो के ऊपर पड़ता है। तो आरओआई का जो पार्ट है इसका कंक्लूजन मैं आपके सामने इस तरह रखूँगा कि रियल एस्टेट की जो मार्केट है ये सेफ़ है, स्टडी है, स्लो ग्रोथ है, बट ये है कि ये सेफ़ एक मार्केट है आपके पास। आप इसमें कभी ज़ीरो नहीं होते, फ्रीज़ हो जाते हैं बट ज़ीरो नहीं होते। अदर साइड अगर हम क्रिप्टो को देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल है बट ये है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है उसमें। और इसी तरह फिर ये है कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ जिसमें हम रिस्क एनालिसिस करेंगे, और उसमें जो रियल एस्टेट का रिस्क एनालिसिस है उसको अगर हम देखें तो रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा जो मसले हैं वो ये हैं कि इलीगल सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा लॉन्च हुई यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद नहीं थी, तो इलीगल सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली हमें। फिर उसके बाद जो एनओसीज़ हैं उसके डिलेज थे। फिर डेवलपर कितने ऐसे थे, जो सोसाइटीज़ के डेवलपर थे वो भी, बट उसके अलावा जो जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के डेवलपर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड किए। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के नाम पे, आरओआई के नाम पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड मार्केट में हुए, मंथली रिटर्न्स के नाम पर फ्रॉड हुए। और फिर फाइल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती हैं, हाइप बनती है, और उसमें जो फाइल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाती हैं, और उसमें लोग जो है वो नुकसान उठाते हैं। और सेलिंग प्रोसेस जो है रियल एस्टेट का वो थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि आपने कोई चीज़ बेचनी है तो आप उसको लेके मार्केट में निकलेंगे, आप कोई डीलर ढूंढेंगे और उसके पास आप जाएंगे कि यार कि मेरी चीज़ सेल कर दो, या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स अब बन चुके हैं उसमें आप उसको लिस्ट करेंगे और फिर आपके पास वो कस्टमर आएगा। अदर साइड अगर हम क्रिप्टो को देखते हैं तो वहाँ आपके पास जो रिस्क है वो एक्सचेंज का है। एक्सचेंज शट डाउन हो जाती है, एक्सचेंज बंद हो जाती है,
और कोई पता नहीं चलता, अचानक एक दिन न्यूज़ आती है और आपका वॉलेट भी गायब हो जाता है और एक्सचेंज भी बंद हो जाती है। फिर ये है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिस्क मैनेजमेंट करना जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। कभी पता लगता है कि कोई न्यूज़ आती है, जो मैंने पहले बात की कि मार्केट ऊपर निकल गई, फिर न्यूज़ आती है, डाउन ट्रेंड इख्तियार कर लेती है मार्केट। फिर फेक इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो काफ़ी गलत सिग्नल्स देते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में ये चीज़ चल रही है कि लोग फेक सिग्नल्स बहुत ज़्यादा देते हैं अपने व्यूज़ के चक्कर में। इन्फ्लुएंसर्स जो हैं अब बन चुके हैं और वो अपने व्यूज़ और बेसिकली उन्होंने एक पेड ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, या वो जो कोर्सेज़ हैं वो सेल कर रहे होते हैं, या उन्होंने पेड ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं और वहाँ पर वो जो गलत सिग्नल्स हैं वो देते हैं, गलत न्यूज़ देते हैं। उनको खुद इतना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने आते, बट ये है कि वो लोगों को कैच कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लोग उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, अपनी वर्किंग उनकी होती नहीं है, तो ऐसे लोग जो है वो उनको मुतासर करते हैं और उनके चक्कर में पड़ के फिर वो नुकसान उठाते हैं। तो ये भी एक रिस्क का पहलू क्रिप्टो में मौजूद रहता है। और कोई लीगल प्रोटेक्शन इसमें आपके पास नहीं है। आपको कोई पता नहीं है कि कौन इसको ऑन कर रहा है, कौन नहीं ऑन कर रहा। कॉइन्स बंद हो जाते हैं, एक्सचेंजेस शट डाउन हो जाती हैं। तो इस किस्म के जो रिस्क हैं वो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ, जिसमें हम ये बात करेंगे कि अब फिर जो 2025 या 26 है इसमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है। तो ये फ़ैसला मैं आपके लिए नहीं करूँगा, ये फ़ैसला आपने अपने लिए खुद करना है। मैंने मेरा काम था आपके सामने एनालिसिस रखना, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं और कोशिश की है कि मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए और दयानतदारी के साथ आपके सामने ये सारे एनालिसिस रखूं। अब फैसला आपने खुद करना है। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं और आप अगर ये चाहते हैं कि मैं जो इन्वेस्ट करूं तो मेरे पास एक फ़िज़िकल एसेट मौजूद हो, तो फिर आपके लिए रियल एस्टेट जो है वो एक बेटर ऑप्शन मौजूद है। और अगर आप हाई रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे हैं और अगर आप चार्ट्स को और साइकिल्स को पढ़ सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं और आप रिस्क मैनेजमेंट करना जानते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए तो फिर आप क्रिप्टो में ज़रूर इन्वेस्ट करें। बट ये है कि जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं रिस्क मैनेजमेंट की, या जो आरओआई की एनालिसिस मैंने किए हैं, या जो प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपके सामने रखे हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए उसके बाद आप इन दोनों मार्केट्स में एंट्री लें, ताकि ये है कि आपको कभी भी नुकसान ना इसमें हो सके। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो अपना 60 से 40% जो है वो रियल एस्टेट में लगाते हैं और 30-40% जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ज़हनी तौर पर तेज़ भी होते हैं, तो वो अपने एसेट्स के फ़्लो के लिए इन दोनों चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो व्यूअर्स, आपको अगर आज का हमारा ये एनालिसिस पसंद आया और आपने इसमें से कुछ सीखा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, या अगर आपको बात पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए मौजूद है। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।